नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो ये बिहार स्पेशल की स्पेशल क्लास है जो कि 9वें नंबर की क्लास है, जिसमें हम आज मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले 8 वीडियो इसके चैनल पर उपलब्ध है, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स उसमें आपको मिलेंगी और उससे आपको याद करना आसानी से आप याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य, जिसका समय काल है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। कब से कब है? 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसको हम लोग बोलते हैं मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। उसमें से बहुत सारे राजा हुआ, जिसमें से मौर्य वंश का संस्थापक जो थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करेंगे, जिनका समय काल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। आइए इनके बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो मैंने लिखा है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो पूछेगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ध्यान रखेंगे, आता है क्वेश्चन। उसका अगला लिखा हुआ है, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर स्थापित किया गया था। पूछेगा कि किस वंश के बाद मौर्य वंश की शुरुआत हुई, तो नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। कौन था? धनानंद। बात करते हैं, अगला लिखा हुआ है कि इसके इस कार्य में चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने सहयोग किया था। तो जब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने धनानंद को हराया, तो उसमें सहयोग किसने किया? तो एक व्यक्ति था जिनका नाम था चाणक्य, उनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये एक ब्राह्मण थे, इन्होंने ही सहयोग किया था धनानंद को हराने में। तो पूछता है आपका कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ऑप्शन दोनों में से किसी एक को ही शो करेगा, आप देखेंगे ध्यान से, बना सकते हैं। अगला है आपका, इस चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। एक पुस्तक लिखा इन्होंने जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी। अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी जिनका नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी जिसमें कुल मिलाकर के 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और श्लोक की संख्या लगभग 4000 है। पूछता है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं, तो आपको याद रखना है 15। अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकरण हैं, तो आपको ध्यान रखना है 180। और अर्थशास्त्र में श्लोकों की संख्या कुल कितनी है, तो 4000। पूछेगा आपको अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो बताएंगे कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य या विष्णुगुप्त। इन्होंने किसकी मदद की थी नंद वंश को हराने में? तो इन्होंने मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेना नायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस समय यूनान के सेना ने आक्रमण किया था। आपको पता है कि धनानंद के समय सिकंदर आया था, सिकंदर भी यूनान का था। तो उसी का एक सेना नायक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसने आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया। जब हरा दिया तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बीच एक संधि होती है, एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में दिया। कितना हाथी? 500 हाथी गिफ्ट में दिया। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? चंद्रगुप्त को चार क्षेत्र दिया। पहला कौन सा? काबुल, कंधार, हिरात और मकरान। 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने गिफ्ट में दिया चंद्रगुप्त को, और साथ ही साथ अपनी जो बेटी थी उससे उसका विवाह किया। यूनानी राजकुमारी से विवाह करवाया चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि अपना एक राजदूत भेजा
जिसका नाम था मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने जब यहाँ आया तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा, जिसमें उसने यहाँ पाटलिपुत्र का प्रशासन, नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में चर्चा किया। उन्होंने यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ का सैन्य प्रशासन कैसा है, नगर प्रशासन कैसा है, उसके बारे में चर्चा की। उन्होंने पाटलिपुत्र के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम है पालीब्रोथा। क्या नाम है उसका, पालीब्रोथा। तो पाटलिपुत्र के लिए किस शब्द का इस्तेमाल मेगास्थनीज ने किया, तो पालीब्रोथा। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का पूरा विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय, 28 गो अध्यक्ष थे, जिसमें 28 अध्यक्ष थे और 18 तीर्थ की चर्चा की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष, 28 अध्यक्ष और 18 तीर्थ की चर्चा की गई है। पूछेगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थ की चर्चा की गई है, तो आप बताएंगे 18 तीर्थ की। अध्यक्ष के बारे में तो 28 अध्यक्ष की चर्चा की गई है। पूछेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है, तो आप बताएंगे 15 अधिकरण। प्रकरण कितना है, तो 180 प्रकरण। और श्लोक कितना है, तो 4000। श्लोक कितना है, 4000 श्लोक है। ये सब डाटा आपको याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन सीधे सीधे उठाता है यहाँ से। अगला है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन के बारे में चर्चा कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 28 अध्यक्ष और 18 तीर्थ की चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को स्वीकार किया, जैन धर्म को। और वो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गए और वहीं उन्होंने उपवास कर शरीर का त्याग कर दिया, मतलब अपना जीवन वहीं पे ख़त्म कर लिया, श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। अगला है आपका लिखा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के अवशेष। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बिल्डिंग था जिसका नाम था राजा प्रसाद, उसका अवशेष पटना के कुम्हरार में मिला है। कहाँ मिला है, पटना के कुम्हरार में मिला है, जिसको खोजा श्री स्पूर्णा, जिसका खोजा स्पूर्णा ने। किसने खोजा, स्पूर्णा ने राजा प्रसाद को खोजा। राजा प्रसाद क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था जिसका नाम है राजा प्रसाद। बात करते हैं कि सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की है। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सर विलियम जोन्स ने किसमें की है, सेंड्रोकोटस कहकर किया है। सेंड्रोकोटस, क्या कहा है, सेंड्रोकोटस। अगला आपका एरियन और प्लूटार्क, इसको क्या बोलता है, एंड्रोकोटस। एरियन और प्लूटार्क इसको बोलता है एंड्रोकोटस। मतलब पूछता है क्वेश्चन में कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा, तो आप बताएंगे सर विलियम जोन्स। पूछेगा एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा, तो एरियन और प्लूटार्क ने। अगला बात करते हैं कि गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पूछेगा किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, तो आप बताएंगे गिरनार अभिलेख। ठीक है, पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति था, राज्यपाल था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पुष्यगुप्त। उसने सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ करवाया, तो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार का जो समय काल था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। कब से कब था, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व बिंदुसार का शासनकाल था। पूछता है कभी कभी कि बिंदुसार किस वंश का शासक है, तो आप कैसे याद रखेंगे बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो बिंदुसार था मौर्य वंश का शासक। किस वंश का था, मौर्य वंश का। कैसे याद रखेंगे, तो हमने याद रखा है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदु से बिंदुसार। ठीक है,
चंद्र बिंदु। और फिर दूसरा याद करने का तरीका है बीमा, बी से बिंदुसार, अमा से मौर्य वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। एक आता है बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का शासक था? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में बिंबिसार किस वंश का शासक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिंबिसार किस वंश का शासक है। मैंने इसकी भी ट्रिक बताई है, आपको ध्यान होगा तो आप जरूर बताएंगे बिंबिसार किस वंश का शासक था। बात करते हैं कि बिंदुसार। बिंदुसार का दो नाम था, एक नाम था अमित्रघात जो कि संस्कृत में था, और यूनानी लोग इसे बुलाते थे अमिद्रोचेटस। क्या बुलाते थे? अमिद्रोचेटस। बिंदुसार को यूनानी लोग क्या बुलाते थे? अमिद्रोचेटस। और जबकि संस्कृत में अमित्रघात। एक परंपरा आती है थेरवाद परंपरा। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था थेरवाद परंपरा के अनुसार। जबकि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य अवदान, जिसके अनुसार ये बताया था कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था दिव्य दान के अनुसार। जबकि थेरवाद के अनुसार ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बात करते हैं कि इसके दरबार में सीरिया के एक राजा थे जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायमेकस। ठीक है, इसके दरबार में एक राजदूत आया जिसका नाम था डायमेकस। कैसे याद करेंगे हम? इसका याद करने का तरीका है कि डाई मतलब हेयर ड्राई, जिसको बोलते हैं हेयर डाई बोलेंगे, हेयर डाई। तो लगाने के लिए सबसे पहले हम बिंदु बनाते हैं, उसका धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो हेयर डाई बिंदु से शुरू होता है, बिंदु से शुरू होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हेयर डाई मेकर, डाई मतलब हेयर डाई, और ये बिंदु शुरू होता है मतलब बिंदुसार। ठीक है, और ये सीरिया का राजा एंटियोकस प्रथम ने इसको भेजा था। बात करते हैं एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने मीठा शराब, सूखा अंजीर और एक ज्ञानी व्यक्ति को मांगा था, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को भेजने की परंपरा नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ मीठा शराब और सूखा अंजीर बिंदुसार को भेजा था। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय के संबद्ध पिंगलवत्स नामक भविष्य वक्ता रहता था। पूछेगा पिंगलवत्स किसके दरबार में रहता था? पिंगलवत्स। तो पिंगलवत्स आपका रहता था बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स रहता था। ये क्या करता था? तो ये भविष्य वक्ता था, भविष्यवाणी करता था, ज्योतिष था, जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। किस संप्रदाय से? आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। बात करते हैं कि इसके समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था जिसका दमन करने के लिए, जिसको समाप्त करने के लिए पहली बार में अशोक को भेजा और दूसरी बार में सुसीम को भेजा। सुसीम भी इसी का बेटा था, अशोक और सुसीम। तो पहली बार में इन्होंने अशोक को भेजा और दूसरी बार में सुसीम को भेजा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा तो ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।